बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ हीट एंड कंडक्शन। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। लास्ट टॉपिक इसमें हम जो कर रहे थे वो था कंडक्शन। अब उसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है थर्मल कंडक्टिविटी। एक मटेरियल हीट को कितनी जल्दी से एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर कर रहा होता है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। कुछ सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, और कुछ सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, वो हीट को कम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। हीट का एक जगह से ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह पे जाने को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। अगर मैं उसकी डेफिनेशन देखूं तो वो क्या है? The amount of heat that flow in a unit time is called the rate of flow of heat। कि आपके एक यूनिट टाइम में बॉडी के एक साइड से हीट का ट्रांसफर होके दूसरी साइड पे जाने को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। और एक यूनिट टाइम में कितनी हीट आपकी एक साइड से ट्रांसफर होके दूसरी साइड पे जा रही होती है। इन मेटल heat flow rapidly as compared to insulator such as wood और rubber। कि जब हम एक मेटल की बात करते हैं तो उसमें हीट आपकी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है as compared to इंसुलेटर के। और वो इंसुलेटर कौन कौन से हो सकते हैं? वुड हो सकती है और रबर हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, और भी बहुत से इंसुलेटर हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि जिसमें आपकी हीट कम ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। Consider a solid block, one of its two opposite face, each of cross section area A is heated to a temperature T1। आपके पास जैसे कि डायग्राम पे दिखाया हुआ है एक सॉलिड ब्लॉक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसके ऑपोजिट साइड का भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। और इस साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका जो टेम्परेचर है T1 मतलब हाई टेम्परेचर है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है। अगर एक साइड का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट क्या करेगी? हीट इस साइड से मूव करके इस साइड की तरफ जाएगी, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव करके दूसरी क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ जा रही होगी। हीट Q फ्लो अलोंग इट्स लेंथ L टू ऑपोजिट फेस एट टेम्परेचर T2 इन T सेकेंड। कि उसको कुछ टाइम लगेगा कि हीट का हाई टेम्परेचर से मूव करके लो टेम्परेचर की तरफ जाने को। तो हीट जो अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रही है, वो कितने टाइम पे जा रही होती है? अगर मैं उसको एज अ इक्वेशन के तौर पे लिखूं तो वो कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल है Q ओवर T। कि हीट पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितनी हीट आपकी एक साइड से ट्रांसफर होके दूसरी साइड पे जा रही है। The rate at which the heat flow throughout a solid object depend upon various factor। कि आपके पास जो हीट है वो एक साइड से जो ट्रांसफर होकर दूसरी साइड की तरफ जा रही है वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। अब वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिन पे आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड कर रही होती है? उनमें सबसे पहले आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जितना आप उसका एरिया ज्यादा करोगे तो एरिया ज्यादा करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं तो वो ज्यादा हीट को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा, और उसका जो ट्रांसफर होने का रेट है वो भी ज्यादा होगा अगर मैं एरिया को ज्यादा कर दूंगा। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया A of a solid contain large number of molecules and free electrons on each layer parallel to its cross-sectional area, and hence greater will be the rate of flow of heat throughout the solid। अगर आपके पास एक सब्सटेंस है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट को टाइम लगेगा फ्लो करने पे और ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q ओवर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। कि जितना एरिया ज्यादा होता जाएगा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे जो डिपेंड कर रही होती है वो है लेंथ ऑफ द सॉलिड।
कि सॉलिड की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। अब जितनी लेंथ आप ज़्यादा कर दोगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक साइड से हीट का मूव करके दूसरी साइड की तरफ जाना, और जितनी लेंथ कम होगी उतना कम टाइम लगेगा, क्योंकि लेंथ कम है तो ज़्यादा जल्दी से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेंथ ज़्यादा है तो टाइम लग रहा है उसका हीट का ट्रांसफ़र होने का। लार्ज इन द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड, more time it will take to conduct heat to the colder end and smaller will be the rate of flow of heat। मतलब जितना लेंथ आप उसकी ज़्यादा करते जाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म साइड से हीट का ट्रांसफ़र होके ठंडी साइड की तरफ जाने का। तो इट्स मीन के लेंथ के ज़्यादा करने से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी कम होगी। तो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की ओवर टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/L के। और अगर लेंथ कम होगी तो ज़्यादा जल्दी से आपकी हीट एक साइड से ट्रांसफ़र होके दूसरी साइड पे चली जाएगी। और तीसरे नंबर पे आता है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड, कि दो एंड के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अगर तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो कम हीट ट्रांसफ़र होगी। ग्रेटर इज द टेम्परेचर डिफरेंस T1 minus T2 between hot and cold phase of the solid, greater will be the rate of flow of heat। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने से ज़्यादा हीट का फ्लो होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट कम ट्रांसफ़र होगी एक साइड से दूसरी साइड पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक साइड का टेम्परेचर आपके पास 20 केल्विन है और दूसरी साइड का टेम्परेचर आपके पास 10 केल्विन है और सिर्फ 10 केल्विन हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी। और इसी तरह से अगर आपके पास एक साइड का जो टेम्परेचर 20 केल्विन है और दूसरी साइड का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो 20 केल्विन अब आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी हीट भी ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 माइनस T2। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को एक ही इक्वेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ, के रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के और एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के। और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को ख़त्म करते हो तो एक इक्वल का साइन और साथ कांस्टेंट लाजमी लगता है। QT इक्वल है KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पे K क्या है? Here K is the proportionality constant called the thermal conductivity of a solid, कि ये आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉलिड की। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स डिफरेंस फॉर डिफरेंट मटेरियल। और ये जो K की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही होती है कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैसा है। और अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू देखूं कि K किस चीज़ के इक्वल है? K इक्वल है Q/T मल्टीप्लाई L/A T1 माइनस T2। K को मैंने एक तरफ रहने दिया, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ ले गया। अब अगर मैं K की डेफिनेशन करूं तो K की डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेस ऑफ द मीटर क्यूब। आपके पास एक मीटर क्यूब है और उसमें जो आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है एक साइड से दूसरी साइड पे, और मेंटेन द टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन, और जो टेम्परेचर डिफरेंस उसने मेंटेन किया हुआ है वो 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस उसने मेंटेन किया हुआ है, तो इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं उस सब्सटेंस की। नेक्स्ट आपके पास आता है यूज ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर आप किन किन जगहों पे इस्तेमाल करते हो और नॉन कंडक्टर आप कहां कहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हो। इन हाउस गुड थर्मल इंसुलेटर मींस लोअर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, कि आप घरों में जब अच्छे थर्मल इंसुलेटर की बात करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप एनर्जी को कम वेस्ट कर रहे हो और ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो। अब किस तरह से हम एनर्जी कम वेस्ट करते हुए ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है
हॉट वाटर टैंक आर इंसुलेट बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। जो आपके पास हॉट वाटर टैंक होते हैं, जिसे आप गीजर भी कहते हो, उसको हमने इंसुलेट किया होता है। अगर आप कभी उसको अंदर से देखो तो आप देखोगे उसमें फोम लैगिंग होती है। लैगिंग मतलब कवर किया होता है, या प्लास्टिक से उसको अच्छी तरह से कवर किया होता है। और प्लास्टिक और फोम लैगिंग बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। यही वजह होती है कि गीजर में आपका जो पानी है वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है और वो ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा होता। नंबर 2, वॉल कैविटी आर फिल विद प्लास्टिक, फोम और वुल। कि जो आपके पास वॉल कैविटी होती है, हम क्या करते हैं कि जो कमरे डिजाइन कर रहे होते हैं या कमरे बना रहे होते हैं, तो उन दीवारों के दरमियान जो खाली जगह हम बनाते हैं उसके अंदर प्लास्टिक फोम लगा देते हैं। वो भी आपके पास एक गुड इंसुलेटर है। तो वो भी क्या करता है कि अंदर की हीट को बाहर और बाहर की हीट को अंदर आने नहीं देता। यही वजह होती है कि जिस बिल्डिंग में ऐसी कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वहां पे गर्मियों में जो रूम टेम्परेचर है वो ठंडा और सर्दियों में रूम टेम्परेचर गर्म होता है, क्योंकि ना तो बाहर की हीट अंदर आ रही होती है ना अंदर की हीट बाहर जा रही होती है। तो वॉल कैविटी को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं प्लास्टिक से और वूल से भी, जिससे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं इंसुलेटर को यूज करते हुए। सीलिंग ऑफ रूम इज कवर बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। आप क्या करते हो, सीलिंग भी करते हो रूम में। छतों की सीलिंग आपने अक्सर सुना होगा, वो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, लेकिन उसका एक मकसद ये भी होता है कि वो आपकी हीट को कमरे में दाखिल नहीं होने देता। जो छत की हीट होती है वो कमरे के अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और आप इस इंसुलेटर को यूज करते हुए भी अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। डबल ग्लास विंडो पैन्स आर यूज। These window pans have air between glass sheet that provides good insulation। कि आपके पास डबल वेजल विंडो यूज हो रही होती है। उस डबल वेजल विंडो को यूज करने का मकसद यही होता है कि उनके दरमियान एयर होती है। तो एयर, याद रख लो, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और हम एयर को भी एज अ बैड इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हैं। और जिसकी वजह से इस को भी यूज करते हुए, ग्लास विंडो को यूज करते हुए भी आप रूम का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो, कांस्टेंट रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर आप कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। गुड कंडक्टर आर यूज व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट अ बॉडी। कि जो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं उसको हम इस मकसद के लिए यूज करते हैं कि वो ज्यादा जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब आप कहां कहां पे कंडक्टर को यूज करते हो, हर उस जगह पे आप कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हो जहां पे हमें हीट दे के उससे फायदा लेना होता है। जैसा कि खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन हैं वो सब आपके पास अच्छे कंडक्टर हैं। अच्छे कंडक्टर से मुराद ये है कि जब आप उसको खाना पकाने के लिए उसमें रखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी से हीट अब्जॉर्ब करके ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं और जिससे खाना भी आपका अच्छी तरह से पक जाता है। इंसुलेटर और बैड कंडक्टर आर यूज इन होम। और इसी तरह से आप इंसुलेटर और बैड कंडक्टर को भी यूज करते हो अपने घरों में। वो कहां कहां पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जितने भी आपके पास खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उनको आप खास तौर पे प्लास्टिक या वुड से कवर किया होता है। और प्लास्टिक और वुड आपके पास नो इंसुलेटर है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से वो जो हैंडल्स हैं वो ज्यादा जल्दी से गर्म नहीं होते और आप आसानी से गर्म बर्तन को भी पकड़ सकते हो उस वुड और प्लास्टिक की मदद से। इसी तरह से आप जो एयर है, एयर आपके पास बैड कंडक्टर है और आप एयर को भी एज अ इंसुलेटर के तौर पे बहुत सी जगह पे यूज करते हो, जो कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होने देती। और डबल वेजर ग्लास विंडो में भी हमने देखा था कि हम एयर को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ इंसुलेटर। प्लास्टिक फोम जो आप यूज कर रहे होते हैं वो भी आपके पास इंसुलेटर होते हैं और उनको यूज करने का मकसद यही होता है कि आपका हीट का एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे ना जा सके। तो आप कंडक्टर और नॉन कंडक्टर अपने घरों में भी इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।